सोशल सिक्योरिटी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ था क्या लास्ट क्लास में? हुआ था. So what was social security? Social security is that condition, is that security which is provided to the people by a certain organization when there are certain contingencies of life where the problems cannot be faced alone by that person. We need help through and from society in order to help us. ये important इसलिए है क्योंकि this is a important इसलिए है because this is mentioned in the Indian Constitution under Directive Principles of State Policy, Article 4, that the state shall with Article 41, subsection 4, that the state shall within its scope लोगों का भला, लोगों का वेलफेयर सोचना है. आप ऐसे ही you cannot, like people are working towards the betterment of the organization in terms of society, then the government should also think back about the people. आपको 6 contingencies बता दिए थे लास्ट क्लास में. अब सोशल सिक्योरिटी नहीं देने से क्या होगा? I already told you about the social evils, right? एक चीज समझो, हम अपनी पॉपुलेशन को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. One which is employed, one which is physically and mentally fit. ये चार्ट बना लेना. One which is physically, first you make this chart, physically and mentally fit. The other which is physically or mentally unfit. एक मिनट समझ लो पहले, उसके बाद बनाना. हम अपने पॉपुलेशन को 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. One which is physically and mentally fit, हमारे जैसे लोग, हम और आप. One which is either physically or mentally unfit, पागल होते हैं लोग, होते हैं ना, mentally retarded या physically handicapped जो लोग हैं, especially disabled लोग, they are physically or mentally unfit. अब physically और mentally unfit में भी 2 तरह के लोग होते हैं. One who is willing to work, मतलब काम करना चाहता है, and the other one which is unwilling to work. Willing to work और unwilling to work, आप सोच सकते हैं ऐसा कोई एग्जांपल, someone who is unwilling to work, जो वो काम नहीं करना चाहता हो, या कोई लोग काम नहीं करते हैं. आप हाँ लेजीनेस नहीं होते हैं, फिर से बोलो, ओल्ड एज, जो काम नहीं करना चाहता, अनविलिंग टू वर्क. हाँ होगा वैसा लोग, बहुत लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं. जैसे women, बहुत सारी क्लास की, रिच क्लास की women, they consider it against their status to work. नहीं करते हैं ना वो लोग काम, कमाने की क्या जरूरत है, वो भी इसी कैटेगरी में आएंगी ना, अनविलिंग टू वर्क. साधु संत काम नहीं करते, बहुत बड़ी आबादी है उनकी, आप हरिद्वार और ऋषिकेश मॉन्क्स हैं. Unwilling to work. Okay, साधु संत या जो बहुत ज्यादा सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पैटर्न के लोग होते हैं ना, वो भी काम नहीं करना चाहते. चलो ठीक है, जो काम नहीं करना चाहते हैं उनको हटाओ. जो काम करना चाहते हैं वो सोशल वर्कर तो काम करते हैं. जो एकदम ही काम नहीं करना, साधु संत काम करते हैं, बैठे रहते हैं बस बनारस के घाट पे बैठे रहते हैं ना. One which is beggars, हाँ beggars, वो willing to work, unwilling to work, obviously unwilling to work. Willing to work में भी 2 कैटेगरी आएगी जो काम करना चाहते हैं. एक एम्प्लॉयड और दूसरा
अनएम्प्लॉयड, विलिंग टू वर्क, काम करना चाहते हैं। अब उसमें दो कैटेगरी, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड में हम आ जाएंगे, एम्प्लॉयड है हम, विलिंग टू वर्क भी और एम्प्लॉयड, विलिंग टू वर्क लेकिन अनएम्प्लॉयड आप लोग आ जाएंगे। आप अब स्टूडेंट है इसलिए काम नहीं कर रहे, किसी की कोई नौकरी चेंज होती है या छूट जाती है और वो फिर दूसरी नौकरी की तलाश करता है, तो तब तक वो क्या कहते रहेगा, अनएम्प्लॉयड। इस कैटेगरी में नहीं आएगा लेकिन इसी कैटेगरी में रहेगा। अनविलिंग टू वर्क नहीं है, वो नौकरी करना चाहता है और ढूंढ रहा है लेकिन अभी करेंटली अनएम्प्लॉयड। समझ में आया? अब देखिए, इसको अगर 1 मान लीजिए, इसको अगर 2 मान लीजिए और इसको अगर 3 मान लीजिए, ठीक है? 1 2 3 इसको ले लिया तो 4 5 6 इसको ले लो। इस 4 plus 5 plus 6 say 33% in total population, more or less. It's an approx data. That is just 33%. So फिर going by that data, 1 plus 2 plus 3 कितने हुए? 67 मान लो, 100 पूरा हो जाएगा। 67%। क्या इसके और इसके ऊपर ये पूरी आबादी डिपेंडेंट नहीं है? डिपेंडेंट है ना। अब इसमें तो बच्चा भी आ जाएगा, घर का सारा बच्चा आ जाएगा, आएगा ना, क्योंकि एज कम है। आपने तो फिलहाल पेरेंट्स लिए 1 अर्निंग मेंबर इज फीडिंग ऑल ऑफ दैट, तो वो तो देश की जब तुम फिगर जोड़ोगे तो तुमको वो काउंट करना पड़ेगा। तो समझ लो कि मोर देन 50% अगर डिपेंडेंट है 33% में, और इस 33% को अगर कुछ हो जाता है तो क्या ये समाज खराब नहीं होगा? समाज में कुरीति बढ़ेगी, प्रॉब्लम होगा, गरीबी और बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगा, सोशल इवल्स उस दिन बताए, ट्रैफिकिंग बढ़ेगा, प्रोस्टिट्यूशन बढ़ेगा, डकैती बढ़ेगी, रॉबरी बढ़ेगी, राइट? आई टोल्ड यू द अदर डे कि लोग बच्चे को कौन लोग बेच देते हैं, उनकी कंडीशन इतनी खराब होती है कि उनको लगता है कि अच्छा चलो बच्चा कम से कम वहां जाके खा तो लेगा और हमें यहाँ पैसा मिल जाएगा। जो खा ही नहीं सकते हैं तो फिर तो सारा एथिक्स चला जाता है। ओके, नाउ यू ड्रॉ दिस चार्ट। Handwriting. Online students done writing.
अब दो एक कॉन्सेप्ट और सोशल सिक्योरिटी का टाइप। सोशल सिक्योरिटी, अब हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो एक्ट लेजिस्लेशंस वगैरह जो हम लोग बात करें, ये तो उनको मिलता है जो एम्प्लॉयड है ना। आप एम्प्लॉयड है, ऑर्गेनाइजेशन में है, तो आपके लिए एक्ट इनैक्टेड है। लेकिन क्या वो जो 67% आबादी है उसको किसी तरीके का कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए? चाहिए। वो भी किसी कंटिजेंसी ऑफ लाइफ से गुजरते हैं जिसमें उनको सपोर्ट चाहिए, राइट। तो उनके लिए जो प्रोविजंस होता है वो मींस टेस्ट के थ्रू होता है। जैसे आप जब ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी सैलरी कितनी है, आपका पीएफ तो कटेगा, आप देंगे अपना पैसा और एम्प्लॉयर भी देगा। लेकिन आपने ये सब जो सुना होगा, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, हाँ विधवा पेंशन योजना, डिसेबिलिटी योजना, अन्नपूर्णा स्कीम जिसमें खाना वाना राइस और मीट दिया जाता है, पीएमजेके जन कल्याण योजना, इस तरह की जो योजना है वो कैसे दी जाती है? वो हमारे टैक्सेशन से दिया जाता है। हम जो टैक्स जमा करते हैं उससे वो असिस्टेंस दिया जाता है। बहुत सारी योजनाएं, और जनरली इसके लिए एक मींस टेस्ट होता है, यानी कि आपको ये दिखाना पड़ता है कि आपके पास कोई मींस ऑफ लाइवलीहुड नहीं है अपार्ट फ्रॉम दैट सोशल असिस्टेंस। बीपीएल सुना है? बीपीएल कार्ड, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड, अबव पॉवर्टी लाइन। सो सारी योजना अलग अलग तरीके से होती है ना। बीपीएल एपीएल अलग योजना, अलग तरीके की एलिजिबिलिटी है उसके लिए कुछ, और इंश्योरेंस के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। यानी कि आप जब ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, आप एक मेंबर हैं, आपने 5 साल काम कर लिया, आपको ग्रेजुटी मिलनी चाहिए, सीधी सी बात। ईएसआई में आप कवर्ड हैं, अगर ईएसआई में आप कवर्ड हैं, ईएसआई जिसका सैलरी, जिसका वेज 21,000 अप टू 21,000 होता है, वो कवर्ड होते हैं वो लोग। आप कवर्ड हैं तो आपकी 5 है या 15 है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी जो ईएसआई में है। पर जो असिस्टेंस होता है जो समाज में किया जाता है, जो वैसे लोगों को जो एम्प्लॉयड नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको मींस टेस्ट के थ्रू दिया जाता है। एक टेस्ट होता है मीट टेस्ट, माने देखा जाता है कि उनके पास कोई अदर मींस सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं है। ओके, तो सोशल सिक्योरिटी दो तरीके का होता है, एक सोशल इंश्योरेंस और एक सोशल असिस्टेंस। हम लोग ज्यादा फोकस इस पे करेंगे, लेकिन हालांकि आई विल टेल यू द डिफरेंस। बताया आपको इंश्योरेंस हमारे लिए अच्छा है, इसकी तारीफ इसलिए होती है क्योंकि लगभग 7 करोड़ एम्प्लॉइज सरकारी नौकरी में इंडिया में एम्प्लॉयड है, ठीक है, 7 करोड़ पीपल। अब अगर सोचिए कि कंट्रीब्यूटरी स्कीम ना हो, मतलब पीएफ में आपका भी 12% कटता है ना सैलरी का, आप भी कंट्रीब्यूट करते हैं और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, ईएसआई में आपका भी पैसा कटता है और एम्प्लॉयर भी देता है। अगर नहीं हो तो वो सारा पैसा गवर्नमेंट को बेयर कर पाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत पैसा हो जाएगा, ठीक है, और असिस्टेंस तो इनको देना ही होता है। इसीलिए इंश्योरेंस एक अच्छा मेथड है जिससे कि आपका भी सेविंग होता है, आपको भी बेनिफिट मिलती है और सरकार आपको हेल्प भी करती है और थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन आपका अपना भी होता है, ठीक है। सो दिस इज इंश्योरेंस। इस इंश्योरेंस के लिए मतलब आप जब नौकरी में हैं, इस इंश्योरेंस के लिए बहुत सारा लेजिस्लेशन पास हुआ है, ओके, बहुत सारा लॉ पास हुआ है, वो बेनिफिट्स देना ही देना, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, क्योंकि दैट हैज बीन इनैक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अब आपको जिस तरह हम बता रहे हैं उस तरह से आप लिखिएगा। लास्ट क्लास में आपने 6 कंटिजेंसीज लिखी है ना, सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट, ओल्ड एज, अनएम्प्लॉयमेंट एंड डेथ लिखा है, ठीक है, तो निकाल के रखिएगा। यू राइट डाउन द एक्ट्स दैट आई एम राइटिंग। क्या हुआ? ठीक है, तो आज दिखा देंगे, चलो लिखो अभी थोड़ा सा। ILO defines social security as the security that society furnishes
that society furnishes, देती है, through appropriate organization. Through appropriate organization against certain risks, against certain risks to which its members are exposed, to which its members are exposed. These contingencies cannot be faced by the individuals alone. These contingencies cannot be faced by the individuals alone. Individual. The six major contingencies of life are लिखते जाइए। पहला क्या था? सिकनेस, हाँ, the six major contingencies of life are sickness, second, maternity, third, disablement, fourth, old age, fifth, unemployment, sixth, death. Sixth is death. जोर से बोलो। ड्यूरिंग वर्क, हाँ। अब हम 3-4 लॉ का नाम बोर्ड पे लिख रहे हैं। आई एम राइटिंग इट ऑन बोर्ड। आप लोग उसको लिख लीजिए और 1 2 3 4 करके मार्क कीजिए। और जितने अभी जितना 6 कंटिजेंसीज लिखा है उसके सामने 1 2 3 कौन सा कंटिजेंसी किस एक्ट में कवर होता है, ठीक है, उसको मार्क कर देना। सब में इतना बड़ा बड़ा एक्ट लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट मार्क इट एंड राइट इट। लिखते जाइए, इसको लिख लीजिए।
The payment of Gratuity Act, GRATUITY, Gratuity Act 1972. और भी चीजें होती है उसमें, आपको ये बताए कि जैसे ये साइड पढ़ाएंगे ना तब उसमें चीज बताएंगे। 1 2 3 4 5 लिख लिए ना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन राइटिंग? यस मैम। अमन स्टिल राइटिंग। लिख लो 2 मिनट और, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं लिखोगे तो फिर आगे नहीं लिख पाओगे। हो गया? अब जहां सिकनेस था 1 2 3 4 5 लिख चुके हैं आप। अब हम जहां सिकनेस बोलेंगे उसके आगे सिर्फ नंबर दीजिएगा, ओके? आपको फिर ऐसे ही समझ में आ जाएगा जैसे हम बताते हैं। जैसे सिकनेस जहां लिखे हैं आप पहला, वहां पे डालिए ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। तो सब में इतना डालने की जरूरत नहीं है, नंबर 1 डालिए, इसको 1 करके सर्कल कीजिए कि उस सिकनेस इस एक्ट में कवर होती है, ठीक है? ईपीएफ उसमें डालिए। नंबर 2 ईएसआई, वो भी कवर होती है। यू विल राइट लाइक दिस, जैसे सिकनेस लिखा है, ठीक है? तो उसमें यहाँ 1 लिखिए, कॉमा देके 2 लिखिए, ऐसे लिखिए, हाँ? फिर कॉमा देके लिखो 3, द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। सिकनेस में तीनों नहीं आता है, तीनों में सिकनेस आता है। हाँ, तीनों में सिकनेस कवर्ड, ओके? चलो, सिकनेस हो गया। सेकेंड इज मैटरनिटी। मैटरनिटी, मैटरनिटी में डालिए 2 और 4, 2 और 4। थर्ड डिसेबलमेंट, उसमें डालिए कॉम्पेंसेशन एक्ट 5 डालिए, डिसेबलमेंट पे 5 डालिए, ईएसआई डालिए, ग्रेच्युटी डालिए, ग्रेच्युटी डालिए, ठीक है? समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे करना है? गलत गलत नहीं लिखना है, ब्लंडर हो जाएगा ये। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है आप लोग को? यस मैम। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट डेथ। क्या? हाँ, क्या? कॉम्पेंसेशन है, ईएसआई है और ग्रेच्युटी। नेक्स्ट लिखिए, क्या है आपका? ओल्ड एज है। ओल्ड एज में डालिए पीएफ और ग्रेच्युटी, पीएफ और ग्रेच्युटी, ठीक है? अपनी कॉपी में लिखा हुआ है आपका, आप अपनी कॉपी देख देख के सही से डालिए। बोर्ड का काम खत्म हो गया, ओल्ड एज हो गया। नेक्स्ट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, ईएसआई, ईएसआई, हो गया है? कोई बचा है? डेथ बचा है। डेथ में डालिए ईएसआई, कॉम्पेंसेशन, ग्रेच्युटी
मैम अनएम्प्लॉयमेंट में सिर्फ ये सही है। अनएम्प्लॉयमेंट में ESI। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो एक्ट हम बताएंगे थोड़ा थोड़ा कि किसमें क्या है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस और नॉट कि ये सब एक्ट है विच इज इनेक्टेड बाय गवर्नमेंट, और ये सारी जो कंटिजेंसीज हैं वो उसमें कवर्ड है। हम असिस्टेंस पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, वी विल फोकस मोर ऑन सोशल इंश्योरेंस, क्योंकि वी विल स्टडी लेबर लॉज। ये लेबर लॉज के अंदर आता है, ठीक है, लेबर लॉज के अंदर आता है। थोड़ा सा ये लिख लिया हो, एक कॉर्नर ऑफ द पेज में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करके स्टार मार्क करके, बस एक चीज बस तुम्हारे समझने के लिए हम बता रहे हैं, उसको लिख लो। कभी फ्यूचर में लेबर लॉज या ऐसे भी पढ़ोगे या कहीं देखोगे तो समझ में आएगा कि क्या है। देखो मोस्टली हम लोग लेबर लॉज को 4 मेन पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज protective, the second one is regulative, third one is social security जो आप पढ़ रहे हैं अभी, and the fifth one is welfare। और इसको मार्क कर लो अलग से, ये तुम पढ़ रहे हो। ये अलग से रख लेना तो समझ में आएगा कि लेबर लॉ सोशल सिक्योरिटी में लेबर लॉस का पार्ट होता है और उसके अंदर ये सब आता है, जो भी एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन, ESI, ग्रेजुएटी, मैटरनिटी का जो एक्ट लिखे हैं। हो गया? अब आप थोड़ा सा बस एक चीज समझने के लिए समझ लीजिए, सोशल सिक्योरिटी का जितना लेजिस्लेशन है दैट इज द पार्ट ऑफ लेबर लॉस। हम लोग लेबर लॉस पढ़ेंगे ना, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है, या आगे भी हम लोगों को वो पढ़ना है। लेबर लॉस प्रोटेक्टिव टाइप का लेबर लॉस होता है, जैसे सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन में पूछेगा तो बता देंगे आप, जितना आप लेजिस्लेशन लिखे हैं 5% किस में आता है? सोशल सिक्योरिटी में। प्रोटेक्टिव लेबर लॉस क्या होता है? वर्कर की, क्योंकि वर्कर गरीब होता है, वर्कर इम्पोवरिश्ड होता है, इसीलिए टू प्रोटेक्ट वर्कर अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन देयर आर मेनी लॉज व्हिच आर फ्रेम्ड, कि उनके अधिकार के लिए उनको बेसिकली इन सारे लेजिस्लेशन को फ्रेम ही इसलिए किया गया था टू प्रोटेक्ट वर्कर्स। अब वर्कर्स को प्रोटेक्ट किन चीजों में चाहिए? वर्किंग कंडीशंस में चाहिए। अब आप एकदम 40 डिग्री पे उनको 10 घंटे काम करा रहे हैं, दिस इज नॉट राइट। और ऐसा होता था, सब कुछ होता था, इसलिए उसको स्टॉप करने के लिए लॉ बनाया गया। 7 साल के बच्चों को एम्प्लॉय किया जाता था फैक्ट्री में, इसीलिए उनको अगले अमेंडमेंट में उसको बंद किया गया, है ना। तो जो प्रोटेक्टिव लॉज होता है, हम उनको वर्किंग कंडीशंस के लिए प्रोटेक्ट करते हैं। एक तो उनकी वर्किंग कंडीशंस के लिए, और दूसरा वेज के लिए। हो सकता है काम कराया पैसा ना दे और भगा दे ऐसे ही, और काम कराए और आधा पैसा दे, तो वो क्या करेगा? वो तो फाइट नहीं कर सकता है ना, द एम्प्लॉयर इज माइटियर। तो कोई लॉ होना चाहिए जिससे वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन रुके। समझ में आई बात? आपको जानना नहीं है, हम सिर्फ नॉलेज के लिए बता देते हैं, कहीं देखो कहीं सुनो तो समझ में आए कि अच्छा ये इसमें आता था। वर्किंग कंडीशन, फैक्ट्रीज में जितने लोग काम करते हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं, दे आर गाइडेड बाय अ फैक्ट्री एक्ट, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इसमें आता है। माइंस में जो लोग काम करते हैं, दे आर गाइडेड बाय माइंस एक्ट। माइंस का वर्किंग कंडीशन अलग होता है ना फैक्ट्री से, इसीलिए वो लॉ अलग है। The Mines Act 1952, The Factories Act 1948. Plantation समझते हैं आप? Somebody has ever been to a hill station? कहीं कभी गए हिल स्टेशन, या फिर कभी देखा है चाय का बागान? टीवी वगैरह में तो देखे होंगे, चाय का बागान होता है, रबड़ का प्लांटेशन होता है, कॉफी का प्लांटेशन होता है ना। उनका वर्किंग कंडीशंस अलग है, गिर के मर सकते हैं वहां से, है ना। वो प्लांटेशन इतनी दूर होता है
कि उनको अकोमोडेशन चाहिए होता है, बहुत तरह की चीज होती है, अलग अलग लॉ में है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। तो इसमें द लेबर प्लांटेशन एक्ट 1951, the Factories Act 1948, the Mines Act 1952, the Labor Plantation Act 1951, the Motor Transport Act 1966 और भी वर्किंग कंडीशंस में 3-4 है, ठीक है। the Child and Adolescent Workers Act 1986। अब वेज पे आएगा दोनों इसी में, प्रोटेक्ट करने के लिए। आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना वर्कर्स को, तो वेज के अगेंस्ट में कि उनको मिनिमम वेज ना दे। मेल और फीमेल दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन आप विमेन को कम पे करते हैं उसी काम के लिए, उतनी ही एफिशिएंसी के लिए। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट है। बोनस आप नहीं देंगे, कंपनी पैसा कमा रही है पर आप बोनस नहीं देंगे, इनको एम्प्लॉइज में शेयर नहीं करेंगे, सिर्फ एम्प्लॉयर रख ले, तो वो भी गलत है। बोनस के लिए एक्ट है। तो वर्किंग कंडीशन से बताया ना आपको, इतना सारा एक्ट। वेज में भी एक्ट आता है, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। ये सब इसमें आता है। क्यों आता है बताएं? पहले पेमेंट इरेगुलर था, कभी दिया कभी नहीं दिया, कभी 15 तारीख को दिया, कभी 20 को दिया, कभी पूरा महीना नहीं दिया। तो उसकी रेगुलरिटी लाने के लिए, एक तरीका लाने के लिए द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 लाया गया। मिनिमम वेज, ताकि न्यूनतम मजदूरी आप देना जरूरी है, उसके लिए मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 लाया गया। बोनस देने के लिए द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 लाया गया। आदमी और औरत को बराबर पे करने के लिए इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 लाया गया। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव कंडीशंस दो चीजें होती है। देखिए नहीं, याद मत कीजिए, लोड मत कीजिए, बस समझ जाइए कैसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा एक्ट है। सुने रहेंगे तो कभी कभी पढ़ेंगे कहीं तो ध्यान रहेगा। रेगुलेटिव एक्ट, रेगुलेट करने का क्या मतलब है कि ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है। वर्क प्लेस पे अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप रेगुलेटेड नहीं रहेगा तो क्या होगा? उसे कम्युनिकेशन खराब होगा। अगर डिसिप्लिन है नहीं, डिसिप्लिन है और उसका एनफोर्समेंट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, स्ट्राइक हो सकता है, लॉकआउट हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये रेगुलेटिव एक्ट मेनली क्या करता है? वर्कर और एम्प्लॉय के एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है। जैसे द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 और सबसे बड़ा एक्ट द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ये तीनों इसमें आता है। ठीक, सोशल सिक्योरिटी का सारा एक्ट आपको लिखवा दिए हैं, पढ़ते जाइए। पहला क्या है? The Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952, the Payments of Gratuity 1972, ESI Act 1948, the Maternity Benefit 1961 और the Employees Compensation 1923। ये सारे एक्ट किस में आते हैं? सोशल सिक्योरिटी। और वेलफेयर का मतलब होता है कि जो बहुत पैथेटिक कंडीशन में, जहाँ वर्कर्स माइका माइन में, कोल माइंस में, ये सब होते हैं ना, वहाँ फंड कलेक्ट होता है ताकि उनके बेनिफिट के लिए। समझ में आई ये बात? इसको लिख लीजिए और इसको याद रखिएगा कि लेबर लॉज है जिसमें से कि एक टाइप सोशल सिक्योरिटी है। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी, the employee to continue the income of the employee, to continue the income of the employee. Next, to provide support in livelihood, to provide support in livelihood to the employees. Next, to prevent social problems, in case of
contingencies of life. To prevent social problems in case of contingencies of life. ब्रैकेट में लिखो रॉबरी, ट्रैफिकिंग, prostitution, etc. Next, you write down full utilization of full utilization of working efficiency, full utilization of working efficiency on hazardous work. On hazardous work. Next. To retain workers at work. To retain workers at work. Next. To improve morale and job satisfaction. M-O-R-A-L-E. To improve morale and job satisfaction. M-O-R-A-L-E. Morale and job satisfaction. Morale means you're feeling good about being at the work. What you feel, it's a बताते हैं. लिख लो पहले ये point खत्म कर लो फिर explain करेंगे. To improve morale and job satisfaction. Next. One important objective of social security is to improve the supply of labor on hazardous and unhygienic work. What did you write? One important objective of social security is to improve the supply of labor on hazardous and unhygienic work. Next, last है ये. To minimize absenteeism. Absent, then E-I-S-M, absenteeism or labor turnover. हो गया? ओके. देखिए इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसे जॉब्स होते हैं जो बहुत अनहाइजीनिक होता है, जैसे वेस्ट एफ्लुएंट प्लांट वगैरह जो क्लीन करना होता है, जो वो टैंक वगैरह साफ होता है ना, बहुत अनहाइजीनिक होता है. अगर सोशल सिक्योरिटी ना मिले
तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर समबडी टू वर्क। जैसे आर्मी वगैरह में भी, डिफेंस में ये है कि अगर डेथ हो जाती है आपकी तो फैमिली को उतना कॉम्पेंसेशन मिलता है। तभी तो लोग कश्मीर पोस्टिंग लेने के लिए डरेंगे नहीं, जॉब पे ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे कि उनके फैमिली का पीछे क्या होगा। हम चार्ट बना के बताए ना कि इतने लोग डिपेंडेंट होते हैं उनके ऊपर, राइट। और क्या है ऐसा जो समझ में नहीं आया? फुल यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग एफिशिएंसी। क्यों, कैसे फुल यूटिलाइजेशन होगी? अगर आपको ये डर रहेगा कि आपकी जॉब चली जाएगी, अगर आपको ये डर रहेगा कि अगर कुछ हो जाए आपको वर्क प्लेस पे तो आपकी फैमिली को कौन बेयर करेगा, कौन कैसे उसका पालन पोषण करेगा। तो सोशल सिक्योरिटी में क्या होता है, डेथ बेनिफिट भी होता है, बाकी भी अनुकंपा पे नौकरी भी है बहुत जगह पे। तो ये सारी चीजें रहने से क्या होता है कि लोग बेफिक्र होकर के नौकरी पे आते हैं। ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं इस चीज को। और एनीथिंग एल्स? टू रिटेन वर्कर्स एट वर्क, कैसे रिटेन होगा सोशल सिक्योरिटी से? एक तो आप इंश्योर्ड हो गए तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज है, तो आप काम छोड़ के जाएंगे नहीं। दूसरी बात, सोशल सिक्योरिटी जितना पढ़ेंगे ना, दैट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ सर्विस। आपकी लेंथ ऑफ सर्विस जितनी लंबी होगी, 5 साल के बदले अगर आप 10 साल काम करे होते तो आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। तो लेंथ ऑफ सर्विस अगर लंबी होगी तो सोशल सिक्योरिटी भी ज्यादा मिलेगा। अंडरस्टूड? तो आज ऑब्जेक्टिव्स तक रखिए। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट। एब्सेंटीज्म मतलब, अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में लीव लेती हूँ तो क्या मैं एब्सेंट कहलाऊंगी एचआर के टर्म में? नहीं। लेकिन अगर मैं बिना बताए चली जाती हूँ 3 दिन 4 दिन 5 दिन, आई विल बी कॉल्ड एब्सेंट फ्रॉम वर्क। अगर लेबर का काम में मन नहीं लगेगा, अगर वो परेशान होगा, उसको रिलक्टेंस होगा वहां जाने का, उसको इनसिक्योरिटी होगी मन में कि मर भी सकते हैं, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहेगा, ही विल स्टार्ट रिमेनिंग एब्सेंट फ्रॉम वर्क। ठीक है? और लेबर टर्नओवर का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में छोड़ करके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाना। तो इन दोनों को रिड्यूस करने में सोशल सिक्योरिटी बहुत हेल्पफुल होती है। ओके, थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स।